हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस चैप्टर के अभ्यास के जो क्वेश्चन हैं वो करवाने जा रही हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, 3 राज्यों के नाम बताओ जहाँ काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो 3 राज्यों के हमें नाम बताने हैं। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़। तो 3 राज्य हमने बताए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका रंग क्या होता है, काला होता है। रेगड़ मिट्टी भी इसको कहा जाता है। तो इस पर कौन सी फसल, इस पर कपास की फसल उगाई जाती है। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, पूर्व तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 विशेषताएं बताओ। तो मृदा का मतलब क्या होता है, मिट्टी। वो कहता है पूर्व तट के नदी डेल्टाओं पर। तो नदी डेल्टाओं पर कैसी मिट्टी पाई जाएगी हमारी? मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ का मतलब क्या आता है, जल के द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी, जल के द्वारा ढोई गई मिट्टी। तो ये मिट्टी हमारी क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी है। वो कहता है फिर इस प्रकार की मृदा की 3 विशेषताएं बताओ। तो इस प्रकार की मृदा की 3 विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन सी हैं कि इस मिट्टी में पोटास है, फास्फोरिक अम्ल है और चूना है, ये पाए जाते हैं। इस मिट्टी में हमारा रेत है, गाद है, मृतिका है, ये मिली होती हैं। फिर ये मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि रेत के इसके द्वारा नदियों के जल के द्वारा ढोकर लाई गई, तो ऊपरी स्तर ढोकर लाई गई है, तो ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। फिर इस मिट्टी में हमारी क्या होती है, गन्ना है, चावल है, कपास है और जो हमारी दालें हैं ये मुख्य रूप से उगाई जा सकती हैं। अब है हमारा पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर पहाड़ हैं, और पहाड़ क्या होते हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो वहाँ पर मृदा अपरदन क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि सीधी ढलान से पानी जब गिरता है, नीचे गिरता है, तो नीचे मृदा का अपरदन करता है, ऊपर से बहा के लाई जाती है। तो समतल भूमि पर मृदा अपरदन बहुत ही कम चांस हैं, बहुत कम होता है। लेकिन पहाड़ी ढलान होती है तो वहाँ पर वो उसकी रोकथाम के लिए कि मृदा अपरदन का मतलब होता है कटाव, मिट्टी के कटाव को कैसे रोक सकते हैं। एक तो ये है कि वहाँ पर हम सीढ़ीदार खेत बना सकते हैं। सीढ़ीदार मतलब पानी क्या ऊपर से एकदम नीचे नहीं आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, जहाँ पर गिरेगा। एक बार उदाहरण के हम अपनी छत से देखते हैं, छत से पानी गिरता है नीचे, तो नीचे जहाँ पर गिरता है वहाँ पर गड्ढा हो जाता है। तो वहाँ पर एक बार अचानक गिरे, धीरे धीरे सीढ़ियों से आए, तो वो अचानक फ्लो उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो भूमि कटाव है वो क्या होगा, कम होगा। फिर ढाल पर क्या कर सकते हैं हम, उनकी पहाड़ी क्षेत्रों की ढालों पर हम क्या लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ भी क्या करते हैं, मिट्टी कटाव को रोकने का कार्य करते हैं। और उसके साथ साथ हम नालियाँ बना सकते हैं, और उन नालियों का मुंह क्या कर सकते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि जो नीचे हमने नालियाँ बना दी, जो मृदा का कटाव हुआ फिर वो क्या होगा, बाहर तो जा ही नहीं सकता, हमने उसका मुंह बंद कर दिया, उस नाली के अंदर ही क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हमने सीढ़ीदार ढलानदार खेत बनाए हैं उनमें हमने कोई फसल उगा सकते हैं। यदि हम फसल पॉसिबल नहीं हो तो हम क्या उगा दें, वहाँ पर ग्रास उगा दें। ग्रास की जड़ें क्या है, मिट्टी को जकड़े रखेंगी और मृदा अपरदन क्या होगा, कम होगा। फिर है हमारा जैव तथा अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दो। जैव संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है वो जैव कहलाते हैं। तो सजीव होते हैं, जिस प्रकार से हमारा क्या है, पशु हैं, वन्य जीव जंतु हैं, तो इनमें हमारा मछली हैं, मनुष्य भी एक जैव संसाधन का ही रूप है, तो ये आते हैं। अजैव जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जो निर्जीव होती हैं, तो सैलें हैं हमारी, खनिज पदार्थ हैं, वायु है, जल है, ये हमारे क्या होते हैं, अजैव होते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। भारत में भूमि उपयोग के प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 से 60-61 से वन के अंतर्गत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। तो कहता है भारत में भूमि उपयोग के प्रारूप। तो भारत में जो है भूमि का जो प्रारूप है वो क्या है, किस किस रूपों में है हमारी भूमि, तो वो कई प्रारूप हैं हमारे। तो उसके हिसाब से वो कहता है कि इसका वर्णन करें। भारत में क्या है, 32.8 लाख जो है वर्ग किलोमीटर भूमि है,
उसका सिर्फ हम क्या करते हैं 93% ही हम क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, उसके हमारे पास आंकड़े हैं। तो अब ये जो इतनी भूमि है उसका हम 4 प्रकार से प्रयोग कर पा रहे हैं। पहला प्रयोग हम लेंगे कृषि में। तो क्या है हमारी कृषि, खेती करना। तो हम क्या करते हैं 51% भूमि पर क्या करते हैं, खेती करते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं 51% भूमि का यूज किसके लिए कर रहे हैं, खेती के लिए कर रहे हैं। और उसमें से भी हमारा क्या है 46% हमारा क्या है शुद्ध बोया गया अक्षेत्र है। तो देखो अब शुद्ध बोया गया अक्षेत्र शब्द आ गया, क्या होता है, जिस अक्षेत्र पे सिंचाई की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, शुद्ध बोया गया अक्षेत्र कहते हैं। और 1% पर हम क्या करते हैं, फलों की खेती करते हैं। और 8% भूमि ऐसी है हमारी जो प्रतिभूमि है। तो प्रतिभूमि कौन सी होती है, प्रतिभूमि वो भूमि होती है जिस पर लगातार हम फसल नहीं उगा सकते। तो इसको क्या है, एक फसल ले ली उसके बाद कुछ समय के लिए इसको खाली छोड़ना पड़ता है ताकि ये अपनी उर्वरा शक्ति को फिर से अटेन कर सके, फिर से ग्रहण कर सके। आजकल तो क्या हो गया, प्रतिभूमि कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई, हमें खेती की ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके लिए इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा खाद बीज डाल करके उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग करके प्रतिभूमि को हम क्या बनाते जा रहे हैं, उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करते जा रहे हैं। तो 8% भूमि है हमारी जो प्रतिभूमि है। प्रतिभूमि भी हमारी 2 प्रकार की होती है। एक तो ऐसी भूमि होती है जो थोड़े समय के लिए कि साल में हम उसको एक फसल ले लेते, 5-6 महीने फ्री छोड़ देते, दोबारा से वो अपनी उर्वरा शक्ति ग्रहण कर लेती। एक ऐसी होती है 3-4 सालों में सिर्फ एक ही फसल लेते हैं, इतना लंबे समय तक उसको क्या छोड़ना पड़ता है, खाली छोड़ना पड़ता है। तो ये है हमारे कि 8%। तो यदि हम कुल हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र और प्रतिभूमि का जो क्षेत्र है उसको मिला लें, वो 46 है और वो 8 है, तो दोनों को मिला ले तो कुल बोया गया क्षेत्र हमारे पास आ जाता है, जो हमारा 54% हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा भूमि का है कि हमें कैसे हम कृषि करते हैं। अब कृषि करने का ये मतलब है कि क्या सभी जगह पर एक जैसी कृषि होती है, क्या सभी क्षेत्रों में समान रूप से कृषि की जाती है, नहीं। हरियाणा और पंजाब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 80% से भी अधिक भूमि क्या है, शुद्ध बोया क्षेत्र है, कि वहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा भूमि पर क्या करते हैं, खेती करते हैं। वहाँ पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र 80% से भी ज़्यादा। लेकिन मिजोरम है, मणिपुर है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 10% से भी कम क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। तो हर स्टेट के हिसाब से शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है, अलग अलग है। सभी में पानी की सुविधाएँ एक जैसी नहीं हैं। तो इसके बाद हमारा क्या आता है, में कृषि हो गया हमारा। दूसरा हमारा चरागाह है। चरागाह क्या होते हैं, जहाँ हम पशुओं को चराने का कार्य करते हैं, वो जगह हमारी क्या कहलाती, चरागाह कहलाती। सिर्फ 4% भूमि हमारी क्या है, चरागाह के लिए है, 3.57। तो ये भूमि क्या है, इतने ज़्यादा पशुओं की संख्या हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा पशु हैं। तो इतने ज़्यादा पशुओं की संख्या होते भी इतने % भूमि चरागाह के लिए क्या है, बहुत ही कम है। और आने वाले प्राचीन काल से हमने कहा 1960 और 61 से आज तक ये भूमि लगातार क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। क्योंकि पहले हमारी आवश्यकताएं कम थी, जनसंख्या कम थी, तो हम खाली भूमि छोड़ देते थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हुई, चरागाह के लिए जो भूमि फ्री छोड़ते थे उसका प्रयोग हम उद्योग लगाने में, कृषि करने में करने लगे। तो इसलिए चरागाह कम होगी। चरागाह कम होने से पशुओं को जो पौष्टिक हरा चारा मिलता था वो बंद हो गया, पशु कमज़ोर हो गए, उनकी जो भारत में दूध का उत्पादन है वो भी कम होने लगा है। अब पशुओं को हम कहते चारा कहाँ से मिलता है, कृषि पदार्थों से ही उनको चारा उपलब्ध होता है। बाहर जो हरा चारा, वो पौष्टिक चारा खाते थे, वो बंद हो गया। तो चरागाह के बाद हमारे आते हैं वन। वन में क्या है हमारे, तो पेड़ पौधे होते हैं। तो वन क्षेत्र भी हमारा क्या है, 22% है, जो कि क्या होना चाहिए, पारिस्थितिक संतुलन के लिए वैज्ञानिक हिसाब से किसी भी देश में 33% वन होना जरूरी है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारे पास तो 11% क्षेत्र क्या है, कम है। तो आत्मनिर्भरता के लिए पारिस्थितिक संतुलन के हिसाब से हम बहुत पीछे रह चुके हैं। तो पारिस्थितिक संतुलन क्या है कि हमने वनों को काट दिया, जनसंख्या की बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें लकड़ी चाहिए थी, हमें घर बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए भी चाहिए था, उद्योग बनाने हैं उनके लिए जगह चाहिए थी, कृषि के लिए ज़मीन चाहिए थी, हमने वनों को साफ कर दिया। तो इससे के फलस्वरूप जो हमारी अनेक प्रकार की
प्रजातियां हैं, पेड़ पौधों की हैं, पशुओं की हैं, पक्षियों की, वो क्या होगी, विलुप्त हो गई, और काफ़ी ऐसी जो विलुप्त होने के कगार पर। तो इससे पारिस्थितिक संतुलन क्या हो गया, गड़बड़ा गया, क्योंकि हर्बीवोर और कार्निवोर्स जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसके फलस्वरूप क्या होगा, मान लो कार्निवोर्स कम हो जाते हैं तो हर्बीवोर्स की संख्या बढ़ जाएगी, और यदि कार्निवोर ज़्यादा हो गए तो हमारे हर्बीवोर खत्म हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस पारिस्थितिक संतुलन को क्या है, गड़बड़ा रहा है, क्योंकि वो पेड़ ही थे जो वन कटाव, मृदा को अपरदन को रोकते थे, बारिश लाने में सहायक थे। तो इस प्रकार का हमारा संतुलन गड़बड़ा रहा है। तो चौथा जो रूप है वो है भवन निर्माण है, उद्योग है, परिवहन है, इन चीज़ों का। तो दो प्रकार की भूमि होती है, एक होती है बंजर भूमि। बंजर भूमि क्या है, जो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, राजस्थान जैसे, उनमें क्या है, ये वो भूमि है जो उबड़ खाबड़ है, जिस पर खेती हो ही नहीं सकती, वो बंजर भूमि है, उपजाऊ नहीं है, वो खेती के लायक नहीं है। दूसरी भूमि है जिसका हम प्रयोग क्या कर रहे हैं, घर बनाने के लिए कर रहे हैं, उद्योग के लिए कर रहे हैं, सड़कें बनाने के लिए, नहरें बनाने के लिए, रेलवे लाइनें बिछाने के लिए कर रहे हैं। तो बंजर भूमि में और इस अन्य भूमि में क्या अंतर है, बंजर भूमि तो वो जिस पर खेती की ही नहीं जा सकती, लेकिन ये ऐसी भूमि है जिस पर खेती की जा सकती है, कि हमारे तो खेत के आसपास घर बनाया है, तो वो तो उपजाऊ भूमि थी, हमने खेत में घर बनाया हुआ है, तो उस भूमि पर हम खेती कर सकते थे। जहाँ उद्योग बनाया वहाँ पहले वन थे, वहाँ बहुत अच्छी खेती हो सकती थी। तो इस प्रकार से इस भूमि का प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों के लिए कर रहे हैं, और विकास जैसे जैसे होता जा रहा है, इन चीज़ों की ज़रूरत भी ज़्यादा होती जा रही है। तो ये हमारा इस था। अब क्वेश्चन हमारा आता है 1960-61 से जो वन भूमि है उसमें कमी आती जा रही है। तो इसका कारण यही है कि जनसंख्या में वृद्धि हो गई है, बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने वनों को काटना शुरू कर दिया, बढ़ती आवश्यकताओं के लिए हमने क्या किया कि हमें बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, खेती भी जनसंख्या ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चाहिए, और हमें उद्योग धंधे भी ज़्यादा चाहिए, स्कूल ज़्यादा चाहिए, हॉस्टल ज़्यादा चाहिए, तो ये बनाने हैं। तो हमारे लिए ज़मीन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमने फटाफट क्या कर दिया, जंगलों को साफ करके वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली हैं। तो इसलिए तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। तो प्रौद्योगिकी क्या होती है, हमारी काम करने का तरीका प्रौद्योगिकी होती है, तकनीक जिसको कहते हैं, और आर्थिक विकास के कारण। तो प्रौद्योगिकी का ठीक सत्य है ये कि प्रौद्योगिकी का काम करने का बढ़िया तरीका हमारे पास आ गया, तो हमने संसाधनों का क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया। कि पहले हमारे पास क्या था, नई नई टेक्निक नहीं थी, हम थोड़ा सा उत्पादन करते थे और उसी में अपना क्या कर लेते थे, गुजारा कर लेते थे। लेकिन तकनीक्स आने से अनेक प्रकार की वस्तुएं बननी शुरू हो गई, तो हमारा जीवन स्तर उच्च करने के लिए हम भी अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्या करने लगे, प्रयोग करने लगे। मान लो एक ही तरह के कपड़े होते तो एक दो सूट रखते, वो ये नए नए डिजाइनों में रूपों में आ गए, तो हमें रिक्वायरमेंट लगी कि बहुत सारे हमारे पास होने चाहिए। उसी प्रकार जूते हैं, या ये भी हम छोड़ें, गाड़ी हैं, AC है, या कूलर, फैन है, तो अलग अलग वैरायटी आ जाती है। एक जैसे होते तो हम उसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो क्या है, पहले सिंगल डोर था, डबल डोर आ गया, फिर अलग अलग वैरायटी। हमें यूँ लगता है कि ये वैरायटी मेरे पास है, ये मेरे पास होनी चाहिए। उसी प्रकार टेक्नोलॉजी से कार्य आसान हो गया, कि पहले हाथ से करते तो उतना नहीं हो पाता था, लेकिन मशीनें क्या करती हैं, फटाफट वो कार्य कर देती हैं। कार्य करने की गति तेज होगी, तो हमारे उपभोग स्तर में भी क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। तो इस परिवर्तन के लिए हम ज़्यादा वस्तुएं प्रयोग करें, ज़्यादा वस्तुएं प्रयोग करें, तो संसाधनों का भी हम क्या करेंगे, ज़्यादा प्रयोग करेंगे। तो हमें कच्चा माल ज़्यादा चाहिए, कच्चा माल यही संसाधन है हमारे। तो इस प्रकार से खेती है। यदि टेक्निक्स नहीं होती, गेहूं में यदि हाथ से कटाई होती तो हम कितनी कटाई कर सकते थे, उत्पादन कम होता, कम हम कृषि भूमि का कम प्रयोग करते। लेकिन अब करपैन है, एक रात में सारे खेत को खाली कर देती है, तो इसलिए हम क्या करें, उत्पादन ज़्यादा करने लगे, ज़्यादा ज़मीन पर क्या है, गेहूं का उत्पादन करने लगे। तो टेक्नोलॉजी से, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे हमारे दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं, उत्पादन ज़्यादा होने लगा, प्रयोग वस्तुएं ज़्यादा होने लगी। तो इससे भी प्रौद्योगिकी से क्या हमारा जो संसाधन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग। दूसरा औद्योगिक विकास, दूसरा है विकास। विकास में हमारा क्या है, जैसे जैसे विकास करते जाते हैं वैसे वैसे ज़्यादा उद्योगों की स्थापना होती है। उद्योगों की ज़्यादा स्थापना हुई
तो संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग हुआ। कच्चा माल उद्योग कहाँ से लेते हैं? कृषि से लेते हैं या प्रकृति से लेते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग हुआ, मनुष्य का ज़्यादा प्रयोग हुआ। मनुष्य भी अपने एक आदमी संसाधन है, वो एंट्राप्रेन्योर का कार्य करता, वहाँ एक वो संसाधन के रूप में वो मजदूर का कार्य करता, तो भी एक संसाधन है। तो इस प्रकार इसका ज़्यादा प्रयोग हुआ। जैसे जैसे विकास या वस्तुओं को इधर से उधर लाने के लिए हमें परिवहन के ज़्यादा साधनों की ज़रूरत पड़ी, तो इसलिए हमने भूमि का ज़्यादा प्रयोग किया, सड़कें ज़्यादा बिछाई, रेलें ज़्यादा बिछाई। उनका जाल बिछाने के लिए हमें क्या किया? जंगलों को काटना पड़ा। तो जितना भी किसी भी एक क्षेत्र में ले लें कि जैसे जैसे हम विकास करते जाते हैं वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं? साधनों का ज़्यादा प्रयोग करते जा रहे हैं। तो इन दोनों से ही हमारा क्या हुआ? चाहे वो हमारी प्रौद्योगिकी थी, काम करने का तरीका था, टेक्नोलॉजी जिसको आप कह सकते हो, प्रौद्योगिकी के तकनीक शब्द का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, या चाहे विकास था, इन दोनों ही कारणों से हमारा क्या हुआ? संसाधनों का पहले की तुलना में ज़्यादा प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।